जय हिंद दोस्तों। आज मैं फिर आपसे रूबरू होने, आपसे मिलने इस वीडियो के माध्यम से नए वर्ष पर आप सबको अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आप सबको नव वर्ष की मंगल में प्रेषित करता हूं। और पिछले वर्ष मेरे मन में काफी भाव रहे कि मैं जिस समाज से आता हूँ या मैं जिस समाज के बारे में एक चिंता करता हूँ या जिस समाज से मैं इस पद तक आया, मैं आईजी प्रिजन रहा हरियाणा के अंदर, और तो उस समाज के जो भी कुछ मेरे परिवार के लोग हैं, मेरे समाज के लोग हैं, उनको आप दलित कहें, शोषित कहें, पीड़ित कहें या कुछ भी नाम दें आप उनको, वो उनकी पीड़ा को लेकर मैं इस वीडियो के माध्यम से आपसे रूबरू होने आया हूं। और आप सबसे पहले आप सबसे मैं क्षमा मांगता हूं कि इस वीडियो में अगर कुछ जाने अनजाने आप लोगों के प्रति कोई कुछ इसमें कोई सोचने की बात नहीं है, इसमें कोई विचार करने की बात नहीं है। हमारा भारत का संविधान, जो हमारे भारत रत्न, जो हमारे संविधान मनीषी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, आजकल कुछ लोग उनको विश्व रत्न भी कहने लगे हैं, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वो भारत रत्न थे, ये कोई अतिशयोक्ति भी नहीं है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिस समाज से आते थे या जिस समाज से उनका संबंध था, जिस जाति से उनका संबंध था, उस समय का जो हमारा सामाजिक परिवेश था, उस समय का जो हमारा सामाजिक ताना बाना था, उस समय की जो जाति व्यवस्था थी, वो बहुत ही निंदनीय थी। एक बहुत ही एक विचारों में बहुत ही सड़ी गली मानसिकता के लोग उस समय उस समाज में रहते थे। और जिन्होंने, उनको आप कुछ मनुवादी भी कहते हैं या कुछ भी तरह से आप उनको कुछ भी नाम या कुछ अपना भाव दे सकते हैं उनको, लेकिन उन परिस्थितियों में भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने शिक्षा ग्रहण की, अपनी बुद्धि का विकास किया, अपने समाज के लोगों के लिए वो ताउम्र लड़ते रहे। तो मेरा ये आपको बातें सब किताबों में मिल जाएंगी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की शिक्षा क्या थी, उन्होंने कितने विषयों में एमए किया, उन्होंने राजनीति में भी पदार्पण किया था, उन्होंने भारत के पहले कानून मंत्री रहे। सारी चीजें आपको, आप गूगल यूनिवर्सिटी में जाएं और यूट्यूब पे जाएं, आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। लेकिन मैं जो चीजें आपसे साझा करने आया हूं, मैं आज की जो व्यवस्था है, जो कहते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में जब भारत के अंदर आई, तो उनका एक उनकी मानसिकता थी कि
अंग्रेज जब ब्रिटिश लोग भारत में आए तो वो व्यापार करने के मकसद से भारत में आए थे, और धीरे धीरे वो यहाँ के जो जो हमारी जो परंपराएं थी, हमारा धर्म था, हमारी जो सामाजिक व्यवस्था थी, उसमें इतने गहरे उन्होंने उसका अध्ययन किया और उसमें इतना चले गए वो, तो उन्होंने सोचा कि अब व्यापार की जगह इन लोगों पर राज किया जाए। तो जब उन्होंने भारत की जो हमारी सामाजिक व्यवस्था को देखा, तो उन्होंने देखा कि भारत पर राज कैसे किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ बड़ी तथाकथित मार्शल जातियां थी, राजपूत थे, जाट थे, और बड़े बड़े रजवाड़े थे, बड़े बड़े राजा महाराजा थे जिनके पास अकूत धन दौलत थी। लेकिन कमी कहाँ थी कि अंग्रेजों ने उस कमी को ढूंढा, और वो कमी थी कि डिवाइड एंड रूल। उन्होंने कहा कि इनको बांटो और इन पे राज करो, और अंग्रेजों ने इनको बांटकर हम सब भारतीयों को हमारे ऊपर राज किया। लेकिन जो भारत की जो सामाजिक ताना बाना था, जो सामाजिक व्यवस्था थी, वो जातियों के आधार पे थी, और उसमें 4 प्रकार की मेन जातियां थी। जैसे ब्राह्मण, उनका काम था शास्त्रों का चिंतन अध्ययन करना, पठन पाठन करना और समाज में धर्म का प्रचार करना। इसी प्रकार वैश्य जाति थी, जो उनका काम था कि भारत के अंदर व्यापार करना, लेन देन करना, और जो भी कोई उनका वो जो व्यापार का जो तरीका था उसको बढ़ाना। और चौथी जाति थी राजपूत थे, जो क्षत्रिय थे। उनका काम था कि युद्ध करना, लड़ना और हमारे अपने राज्य के लिए बलिदान देना। और चौथी जाति थी शूद्र जाति, जिसकी मैं बात करने आज यहाँ आपके सम्मुख आया। तो शूद्रों का काम था कि जो ये 3 वर्ण थे ऊपर वाले, इनकी सेवा करना वो शूद्रों का काम था। इन तीनों वर्णों की सेवा किस प्रकार की जाती थी कि इस सेवा का भाव तो मैं क्या कहूँ कि उस समय तो यही कहा था कि शूद्रों का काम है इन 3 वर्णों की सेवा करना। लेकिन वो सेवा नहीं था, वो उस समय अस्पृश्यता, जो अनटचेबिलिटी एक्ट भी आया बाद में, जो छुआछूत था, वो बहुत ही चरम सीमा पर था। वो मतलब ऐसा काम करवाते थे इन शूद्र जातियों में। इनमें भी हजारों जातियां थी ऐसी जो शूद्र कहलाती थी, और इनका काम था सिर्फ गंदगी को साफ करना, और बहुत ही एक दबी कुचली मानसिकता के साथ, और बहुत ही गांव के शहर के बाहर इनको रहने को जगह दी जाती थी, और वहाँ पर ये लोग रहते थे। और इनको विकास का या इनको शिक्षा का या इनको इन चीज़ों का कुछ भी इनको ना आगे बढ़ने दिया जाता था, और ना इनका इस तरफ कोई ध्यान की बात आती थी। लेकिन जब बाबा साहब का जन्म हुआ और उन्होंने इस वर्ण व्यवस्था को देखा, तो उनके मन में भी पीड़ा हुई। उन्होंने ठान लिया कि मैं इस वर्ण व्यवस्था के विरुद्ध आवाज उठाऊंगा, और इस जो चौथा वर्ण है, ये शूद्र वर्ण, और इसकी उन्नति और तरक्की और विकास की बात करूंगा। और उन्होंने एक नारा भी दिया था, जो कई सालों से इनकी जयंती पर 14 अप्रैल को, 26 नवंबर को, और पता नहीं कब लोग जब भी कोई उनकी जयंती, उनका संविधान दिवस, उनका कोई दिन जब मनाते हैं, तो फिर वही बात करते हैं कि उस नारे की। तो मैं भी कई वर्षों से इस नारे को सुनता आया हूँ कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। बड़ी मन में एक पीड़ा के साथ, मन में एक संकोच के साथ, मन में एक दुविधा के साथ मैं आपसे ये बात साझा कर रहा हूँ कि
क्या आज तक मैं कम से कम 4-5 हजार मंचों पे और अपने समाज के मंचों पे इस विषय को लेकर, बाबा साहब के दिन को सेलिब्रेट करने से लेकर गुरु रविदास जयंती तक, संविधान दिवस तक, कितने ही मंचों पे मुझे बोलने का अवसर मिला। मुझे बाबा साहब की नीतियां हैं जो जानने का अवसर मिला। मुझे स्वतंत्रता के साथ, बिल्कुल पूर्ण आजादी के साथ अपना वक्तव्य रखने का अवसर मिला। लेकिन मैं आज भी इस बात से दुखी हूं, इस बात से बड़ा पीड़ित हूं, इस बात से दुखी होकर मैं अपने समाज के लोगों से बात करने आया हूं। इस एक माध्यम है ये तो खैर, और इस माध्यम से आपसे बात करने आया हूं। और कुछ लोगों को मेरी बातें शायद अच्छी ना लगें, लेकिन क्या कभी आपने अपने मन पे, अपने दिल पे हाथ रख के ये सोचा कि ये जो नारा बाबा साहब ने दिया था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, आज मैं बिल्कुल पूर्ण एक जिम्मेवारी के साथ और एक दावे के साथ यह बात कह सकता हूं, ना तो जो हमारा समाज है ना तो शिक्षित हुआ, ना संगठित हुआ और ना कभी संघर्ष करने के लायक हुआ। अपने मन पे, अपने दिल पे हाथ रख के आप इस बात को सोचना, क्या हम जो बाबा साहब ने ये 3 बातें कही थी, क्या हम इस पे ईमानदारी से खरे उतरे हैं? मैं तो कई बार सोचता हूँ, कई बार मुझे जब इलेक्शन आते हैं 5 वर्ष के बाद, जो बाबा साहब ने हमें एक अधिकार दिया, राइट टू फ्रेंचाइज, वोट देने का अधिकार, तो मैं कई बार सोचता हूं कि क्या हम इस अधिकार का सदुपयोग करते हैं या दुरुपयोग करते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि हम सब इसका दुरुपयोग करते हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि जब भी चुनाव का समय आता है, कुछ लोग तो हमारी एक हिंदुस्तान के अंदर एक बहुजन समाज पार्टी है, बीएसपी, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं करता, लेकिन कुछ लोग तो उसका झंडा लगाएंगे, उसका नीला झंडा है शायद, और कुछ लोग कांग्रेस की जो परंपरागत एक जो कुछ उनकी जो एक परमानेंट वोट हैं, वो उनके कि जी हम पुराने कांग्रेसी हैं। कुछ बीजेपी की बात करेंगे कि जी मोदी जी ने, योगी जी ने बहुत अच्छी बातें की हैं, हमारा बहुत विकास किया है। चलो अच्छी बात है, उनकी समझ की बात है, उन्होंने विकास किया है, और इस विकास में पता नहीं कौन किसका भागीदार है, मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं हूं कि किसी भी पार्टी ने, किसी भी सरकार ने इस दलित, शोषित, वंचित और पीड़ित जो समाज है, इसका कोई जिम्मेवारी से और ईमानदारी से कोई विकास किया हो। और मैं ये बड़ी अपनी जिम्मेवारी से कह रहा हूं कि जब भी हम कभी बात करते हैं कि हमें मंदिरों में नहीं जाने दिया जाता, हमें घुड़चढ़ी से उतार दिया जाता है, या हमारे साथ अन्याय होता है, हमारा जो रिजर्वेशन कोटा है वो किसी और को दे दिया जाता है, तो जब मैं ऐसी खबरें पढ़ता हूं तो मुझे बड़ी पीड़ा होती है कि आप लोगों के साथ ऐसा क्यों होता है। क्यों? क्योंकि आप लोग इसके अधिकारी हैं, इसलिए आपके साथ ऐसा होता है। मैं अधिकारी किस आधार पे ये बात कह रहा हूं कि आप इसके अधिकारी हैं? आप हैं अधिकारी, आप अपने अंदर झांके। क्या आपको, जब आपके बच्चे हैं, जब वो आप उनको पढ़ाना नहीं चाहते, आप उनको यूपीएससी के कोई एग्जाम तक ले जाना नहीं चाहते, हमारी कितनी वैकेंसियां खाली पड़ी हैं, हमारी कितनी पोस्टें आज जो हैं वो खाली हैं,
क्या कभी एजुकेशन की किसी ने बात की? कोई बात नहीं करता। जब स्कूल जाते हैं तो मिड डे मील की बात करते हैं, 1 रुपया रोज घर आएगा उसकी बात करते हैं। कभी किसी ने सोचा कि कंपटीशन की तैयारी इस बच्चे की कैसे कराएं? हम लोग भी इसके, मैं तो अपने आप को इसका दोषी मानता हूं, लेकिन मेरे दोषी मानने से होता क्या है? लेकिन जब बात आती है कि हम किस सरकार को चुन रहे हैं, तब हम शराब पी के वोट डालते हैं, तब हम एक पर्टिकुलर एक निश्चित पार्टी की बात करते हैं, तब हम अपनी सारी जो हमारी मानसिकता है, जो सोचने का दायरा है, जब वो सब शून्य हो जाता है, फिर हम किस प्रकार की इस समाज की उन्नति और तरक्की की बात करते हैं। मैं आज बड़े दुखी मन से इस बात को कह रहा हूं कि हम सब इसके अधिकारी हैं। हमने ही व्यवस्था के अंदर इस बात के अन्य लोगों को अवसर दिए हैं। तो अगर मैं कहूं तो सिर्फ जो एक चमार जाति है या एक जो शेड्यूल कास्ट कहें इसको, या ये भारत के मूल निवासी हैं। और किसी भी आप पुराण को, शास्त्र को, पुराने ग्रंथों को उठाकर देखिए, जो आर्य लोग थे वो भारत के मूल निवासी थे। और आर्य कौन थे आप जब पढ़ेंगे तो आपके बिल्कुल सारे जो कॉन्सेप्ट हैं, जो भ्रांतियां हैं, वो सारी दूर हो जाएंगी, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। लेकिन मेरा मानना है कि आप अपने अंदर झांकिए कि आप क्या हैं। आप किसी को दोष देने से पहले, किसी पे आरोप लगाने से पहले आप अपने अंदर झांकिए कि आप हैं क्या। मैं बड़े दुख के साथ और बड़ी पीड़ा के साथ आज आपसे ये बातें साझा कर रहा हूँ। हम सबसे पहले तो अगर हमारे परिवार में एक आदमी नौकरी लगता है, या वो क्लर्क लगे, या पियोन लगे, या चपरासी लगे, या कोई अधिकारी लगे, तो हमारे जो लोग हैं उनको हमारे समाज के दूसरे लोगों से वो थोड़ा थोड़ा दूर हटना शुरू कर देते हैं। और इतना दूर हट जाते हैं कि उनको फिर वो समाज में उनको यूं लगता है कि हम इस समाज के अंग ही नहीं हैं। और हमारे जब थोड़ा सा ठीक से स्तर पे आते हैं नौकरी मिलने के बाद, तो हमारे अंदर दूसरे समाज के लोगों में बैठने उठने की और उनमें रिश्ते और वो लेन देन करने का जो विचार उठते हैं, और उनसे हम फिर आना जाना और अपने पारिवारिक संबंध और प्रगाढ़ बनाने शुरू कर देते हैं, अपने समाज के लोगों को छोड़ देते हैं और भूल जाते हैं। तो मैं अभी जब 26 नवंबर को बाबा साहब अम्बेडकर भवन में एक कीनोट स्पीकर के तौर पर बोल रहा था, तो मैंने यही कहा था कि आप अपने अंदर झांकिए कि आप हैं क्या, और आपको अपनी कमियां पता लगे तो आप क्यों किसी को आप फिर दोष नहीं देंगे। कहते हैं कि आपको मंदिर में अंदर नहीं जाने दिया जाता। बाबा साहब ने कब कहा था कि आप मंदिर जाएंगे, आप इन पत्थरों की पूजा करेंगे, आप इसको भगवान मानेंगे? आपका अगर कोई भगवान है, आपका अगर कोई ईष्ट है, तो वो केवल और केवल आपका संविधान है। आप भारत का संविधान पढ़ें, आपको किसी ग्रंथ और पुराण को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ भारत का संविधान पढ़ें। आपको उसमें वो ऐसा एक शास्त्र है, आपको उसमें शस्त्र की एक धार भी मिलेगी, और आपके अंदर जो सोचने और समझने की परिपक्वता है वो भी आएगी। तो लेकिन कितने लोग हैं जो भारत के संविधान को पढ़ते हैं, और कितने लोग हैं जो शिक्षा ग्रहण करते हैं? लेकिन नहीं, सब कुछ बातें संविधान दिवस के दिन होंगी, 14 अप्रैल को होंगी, और बाबा साहब के जन्मदिन पे होंगी, बाबा साहब के निर्माण दिवस पर होंगी, और रविदास जयंती पर होंगी। और उसके बाद हम लोग वहाँ भी कढ़ाई करते हैं, और वो जो खान पान होता है उस दिन 2-4 लाख रुपए खर्च करके
बजाय कि कोई लाइब्रेरी बनाने के या कोई कोई ऐसी चीज बनाने के जो परमानेंट इस समाज के काम आए। कितना सोचते हैं इसके बारे में। हमें अपनी मानसिकता को बदलना होगा और ये समाज, ये देश, ये व्यवस्था अपने आप बदल जाएगी। किसने आपको पढ़ाई से रोका है? किसने एजुकेशन लेने से रोका है? आप मुझे बताएं। आपके पास अगर फीस नहीं है तो डॉक्टर हरीश कुमार आपकी फीस देगा। आपका कहीं एडमिशन नहीं होता है तो डॉक्टर हरीश कुमार आपका एडमिशन कराएगा। कितने लोग मेरे पास आते हैं? कोई नहीं आया आज तक। तो मैं कई बार सोचता हूँ, आप अपनी बुद्धि का जो हरण कर रहे हैं, आपकी जो बुद्धि भ्रष्ट होती है जब आप शराब पीते हैं। हर जो भी समाज के लोग हैं, हर घर में बीड़ी, सिगरेट, हुक्का पिया जाता है। हर घर में शराब पी जाती है। हर घर में मांस, मछली का भोजन किया जाता है। तो ये व्यसन आप लोगों को कहाँ लेके जाएंगे? किसी को भी अपने हेल्थ के बारे में, किसी को भी अपने शारीरिक जो उसकी सुंदरता है, उसका जो शारीरिक बल और आत्मिक बल, उसकी किसी को चिंता नहीं। सिर्फ यूं सोचते हैं कि यहाँ से खाने को मिल गया, यहाँ खा लिया, यहाँ बैठे हैं, यहाँ ये हो गया। किसी को कोई अपने हेल्थ के बारे में सोचने की कोई चिंता नहीं। तो मैं ये सोचता हूँ, फिर तुम किस बात की उम्मीद, किस बात की करते हो कि हमारे साथ अन्याय हुआ, हमारे साथ हमारे अधिकारों का हनन हुआ? और अपने दिल पे हाथ रख के, अगर मेरी बातें आपको बुरी लगी हो तो मैं माफ़ी चाहूँगा। और मैं अभी अपने इस संबोधन को अंतिम रूप दे रहा हूँ कि मेरी आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, मेरे समाज के लोगों से, कि आप मेरी बात को अन्यथा ना लें। आप आज से ही संकल्प लें, आज से ही प्रण करें कि मैं इस समाज को, एक इकाई हूँ इस समाज की। इस समाज को मुझे आगे लेके जाना है। और वो कैसे होगा? वो होगा सिर्फ और सिर्फ शिक्षा ग्रहण करने से। आप अच्छी से अच्छी शिक्षा ग्रहण करें। आपके शिक्षा ग्रहण करने से आपके कर्म अच्छे होंगे, और जिस इंसान के कर्म अच्छे होंगे उसका परिवार अच्छा होता है, और जिसका परिवार अच्छा होगा उसका समाज अच्छा होता है, और जिसका समाज अच्छा होता है फिर उसको अधिकारों का, सोचने का, उसका दायरा भी बढ़ता है। इस प्रकार हम एजुकेशन के, शिक्षा के माध्यम से हम आगे बढ़ सकते हैं। मेरी आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि कम से कम आप अपने लोगों का जो अपने लोगों के प्रति आपका रवैया है, क्योंकि बाहर के लोग तो हो सकता है अप्रत्यक्ष तौर पर कोई आपकी निंदा करें, चुगली करें या आपका विरोध करें, लेकिन हमारे समाज के लोग ही हमारा विरोध ओपनली करते हैं। इतनी कटुता है, इतना विचारों का है, मनों का मतभेद है कि कोई समाज का एक आदमी अगर आगे निकलने चाहे तो उसको हमारे समाज के लोग भी आगे नहीं निकलना देना चाहते, उसको आगे नहीं देखना चाहते। और इस मानसिकता के साथ अगर हम जिएंगे तो हमें अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए, और इस मानसिकता को हमें बदलना होगा। मैं जब आईजी था हरियाणा में, आईजी कोई छोटा ओहदा नहीं है, कोई छोटा पद नहीं है, तो मुझे राष्ट्रपति मेडल मेरा रिकमेंड हुआ था। और हमारे जो मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी थे और हमारे मंत्री थे कृष्ण लाल पंवार, उनके पास जेल विभाग था हरियाणा का, और हमारे मुख्यमंत्री जी उन दिनों ज्ञानानंद जी के साथ अमेरिका गए हुए थे। मेरा जब राष्ट्रपति मेडल जब सारी एजेंसियों से क्लियर हो गया तो मुख्यमंत्री से क्लियरेंस होने के बाद MHA जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। जब वहां जाना था तो कृष्ण लाल पंवार, जो कि मेरे समाज के ही मंत्री हैं, बड़ी जिम्मेवारी से ये बात कह रहा हूँ, कोई ऐसे नहीं बात कर रहा मैं, तो उस कृष्ण लाल पंवार ने ही सबसे पहले मेरे नाम पे काटा मारा था कि इस आदमी को राष्ट्रपति मेडल कम से कम मैं रिकमेंड नहीं करता, जबकि नीचे की 8-9 एजेंसियों ने मुझे क्लियरेंस दे दी थी।
तो ये मानसिकता मेरे समाज के लोगों की है और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इससे कि मुझे राष्ट्रपति मेडल मिला या नहीं मिला। मैं तो खुद में एक अपने आप में एक राष्ट्रपति मेडल हूँ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई मेरी कोई निंदा करे, चुगली करे या मेरी कोई वाहवाही करे, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बिल्कुल एक संतुलन में और सम रह के अपना जीवन जी रहा हूँ। और मेरे तो जो जीवन बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षित बनो, मैंने तो एक ही प्रण लिया हुआ है कि जब तक जीऊंगा शिक्षा ग्रहण करता रहूंगा। आज भी विद्यार्थी हूँ, आज भी शिक्षा ग्रहण कर रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा कहूँ तो 100 में से अगर 1% भी मेरा इस आपसे बात करने के माध्यम से जगाने का एक प्रयास है और मैं इसमें कहाँ तक सफल होता हूँ ये आप लोगों के ऊपर निर्भर करेगा। और मेरी आपसे प्रार्थना है कि कम से कम अपने लोगों की आप लोग निंदा ना करें। अपने लोगों को अगर कोई आगे बढ़ रहा है तो उसमें अगर आप सहारा नहीं लगा सकते तो कम से कम उसको नीचे मत खींचिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भीम, जय भारत।